हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट डेवलपमेंट एंड एबीसी मॉडल। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि हमारा कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो लाइफ जनरेशन होती है या फिर जो टोटल लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर हमारी दो जनरेशन इंक्लूड रहती है। पहली होती है यहाँ पे डिप्लॉयड फेज और सेकंड यहाँ पे होता है हैप्लॉयड फेज। अगर हम यहाँ पे डिप्लॉयड फेज की बात कर रहे हैं तो डिप्लॉयड फेज को हम स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बोलते हैं, और अगर हम हैप्लॉयड फेज की बात करें तो हैप्लॉयड फेज को हम गैमेटोफिटिक जनरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर के अंदर जैसे कि हमें पता है कि वहां पे हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहती है, जैसे कि यहाँ पे पेटल्स हो गए, ठीक है, या फिर एंथर हो गया, फिलामेंट, ये दोनों मिलके हमारे स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्पल हो जाता है, कार्पल के अंदर हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वगैरह, ये हमारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लावर हो जाता है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो मेल स्ट्रक्चर होती है, मेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन के अंदर जो एंथर होंगे, एंथर से हमारे यहाँ पे पोलन्स बनते हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे अगर हम कार्पल की बात कर रहे हैं तो कार्पल के अंदर हमारे, जैसे हमने बताया कि हमारे तीन स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे जाते हैं यहाँ पे स्टिग्मा, देन ओवरी, ठीक है, और ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। और ये जो ऊपर का हमारा पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और ये जो बीच का पोर्शन हो गया ये हमारा हो जाता है स्टाइल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे, ओव्यूल, ठीक है। ये हमारे कौन से हो जाते हैं, ये हो जाता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और जो यहाँ पे स्टेमन है वो हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पे मेल पार्ट, ठीक है। तो जो ये मेल पार्ट होता है, यानी कि जो स्टेमन के अंदर जो एंथर होंगे, एंथर से क्या होगा, यहाँ पे पोलन्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर जो ये हमारे डिफरेंट टाइप के डिविजन्स रहते हैं, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इसको और भी ज्यादा एलोटेड वे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्रम बस ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल लाइफ साइकिल चलता है एक प्लांट का। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे एंथर है, एंथर के अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके यहाँ पे जब डिवीजन होती है, अब ये हमारे कैसे थे, ये हमारे होते हैं डिप्लॉयड नेचर के। जब इनके अंदर हमारी यहाँ पे मियोसिस होती है, तो मियोसिस के थ्रू क्या होगा, इनसे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये जो माइक्रोस्पोर होंगे यही हमारे आगे जाके क्या फॉर्मेशन करेंगे, गेमेटोफिटिक की, मेल गेमेटोफाइट की, ठीक है। अब जो ये मेल गेमेटोफाइट होगा ये क्या करेगा, ये आगे जाके फ्यूज करेगा जो यहाँ पे ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मेल के अंदर यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब आप वर्ड के ऊपर भी जा सकते हो कि यहाँ पे मेगा वर्ड है, यहाँ पे माइक्रो है, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो मेगास्पोरेंजियम होगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम से साइज में ज्यादा रहता है, ठीक है, उसका लार्ज साइज होगा। अब यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होता है इसके अंदर भी म्योसिस होगी। म्योसिस से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं वो हमारे हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पे हमें पता है कि जैसे कि अगर एक मेगास्पोरेंजियम की यहाँ पे म्योसिस हो रही है तो उस टाइम पे यहाँ पे टोटल 4 सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। और उन 4 सेल्स में से सिर्फ एक ही ऐसा मेगास्पोर होगा जो कि हमारा आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, बाकी के जो 3 होंगे वे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये एक हमारा यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम बचा हुआ है, और जो ये यहाँ पे एक मेगास्पोर है ना, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो हमारा एक मेगास्पोर है, तो ये क्या करेगा, इस मेल गेमेटोफाइट के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और वही हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करवाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट कैसा हो जाएगा, ये 2n होगा, क्योंकि एक यहाँ पे किससे आ गया, जो मेल वाला पोर्शन है वहां से आ गया, यानी कि पोलन से, और एक यहाँ पे एग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 2n हो गया फिर से, और यहाँ पे फिर से हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जहाँ पे ये एग होगा, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होने के साथ यहाँ पे जाइगोट बनाया, उस जाइगोट हमारा क्या करेगा, आगे जाके फिर से यहाँ पे एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे एक एंडोस्पोर भी होते हैं। एंडोस्पोर जो होते हैं ना वो हमारे 3n नेचर के होते हैं, ये पॉइंट आपको याद में रखना है। जो एम्ब्रियो होगा वो हमारा किस नेचर का होगा, 2n। ये हमारा जो एंडोस्पोर होता है वो यहाँ पे ट्रिप्लोइड नेचर का होता है। अब जो यहाँ पे एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो क्या करेगा, दोबारा से सीड जर्मिनेशन के थ्रू यहाँ पे फिर से एक गैमेटोफिटिक प्लांट की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है, आज इसी के बारे में देखते हैं ये। तो अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट करके चलते हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट से किस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रियो स्टेज चलती है, ठीक है। डिफरेंट एम्ब्रियोटिक स्टेज होती है, जैसे कि ग्लोबुलर स्टेज हो गई, हार्ट शेप स्ट्रक्चर हो गई, या फिर टोरपेडो स्टेज हो गई। तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आती है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ एंजियोस्पर्म लेड डाउन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बिगिन विद एन एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन गिविंग राइज टू ए टर्मिनल सेल एंड ए बेसल सेल। अब यहाँ पे क्या होता है
कि जो यहाँ पे जाइगोट होगा ना उसके अंदर हमारा एक एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होगी, जिसके में क्या होगा कि यहाँ पे एक बनेगा टर्मिनल सेल और एक यहाँ पे बनता है बेसल सेल। The terminal cell give rise to the embryo proper while the basal cell give rise to the suspensor। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे टर्मिनल सेल है वो हमारा आगे जाके क्या करेगा, एम्ब्रियो प्रॉपर की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। और जो यहाँ पे बेसल सेल होता है वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करता है, सस्पेंसर सेल की। ठीक है। द हाइपोफाइसिस इज फाउंड एट द इंटरफेस बिटवीन सस्पेंसर एंड द एम्ब्रियो प्रॉपर which give rise to a portion of the root cell in some species। अब यहाँ पे हमारा एक रीजन होता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या होता है, हमारा वो रीजन होगा जहां पे टर्मिनल और बेसल सेल, जो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो और सस्पेंसर सेल थे, उनके बीच का जो हमारा यहाँ पे जॉइंट होता है ना, उस सेल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है। और वो हमारा आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करता है, रूट सेल्स की। The suspensor cell divide to form a filamentous or spherical organ that degenerate later in the embryogenesis। अब यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, डिवाइड होके एक स्फेरिकल ऑर्गन की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस चलेगी तो उसमें वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये स्फेरिकल ऑर्गन होगा वो हमारा डिग्रेड हो जाता है, डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है। In both gymnosperm and angiosperm, the suspensor orients the absorptive surface of the embryo towards its food source। अब क्या होता है कि जो हमारा ये सस्पेंसर है ना, ये जो हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, तो इनिशियल स्टेज के अंदर ये यहाँ पे फूड सोर्स का एक तरीके से काम करेगा, फूड को यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाने के लिए। ठीक है। जो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको जो फूड प्रोवाइड करवाता है वो हमारा यहाँ पे कौन करवाता है, सस्पेंसर, इनिशियल स्टेज के अंदर। लेकिन लेटर स्टेज में क्या होता है कि ये हमारा डिजनरेट हो जाता है। ठीक है। द SUS जीन A DCL1 allele is found in the suspensor region and suppress embryonic development in the suspensor। अब क्या है कि जो यहाँ पे हमारा सस्पेंसर रीजन होता है ना, सस्पेंसर रीजन के अंदर जो हमारे सेल्स होंगे इनके अंदर हमारा एक जीन होता है SUS जीन। ठीक है। जो कि हमारा DCL1 एलील होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, ये जो हमारे सस्पेंसर सेल्स होंगे इनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहाँ पे रिप्रेस करके रखेगा। ठीक है। अब आपको याद में रखना है कि जो हमारा SUS जीन है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, सस्पेंसर सेल्स के अंदर। ठीक है। या फिर सस्पेंसर रीजन के अंदर। नाम से अभी आप रख सकते हो SUS, यानी कि जो हमारे इनिशियल 3 लेटर यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारी अलग अलग स्टेजेस चलती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे 2 सेल स्टेज हो गई। इसके अंदर हमारा एक टर्मिनल सेल है, एक हमारा बेसल सेल है। और जैसे हमने बताया कि जो हमारे टर्मिनल सेल है वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो की। और जो यहाँ पे हमारा बेसल सेल होगा वो करेगा हमारे यहाँ पे सस्पेंसर सेल की। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है वो हमारी कौन सी होती है, ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, हर्ट सेल स्टेज। ठीक है। और देन उसके बाद लास्ट स्टेज यहाँ पे कौन सी आती है, टोरपेडो स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है। तो ये कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि हमारे कौन कौन सी स्टेजेस किस किस ऑर्डर में यहाँ पे रहती है। पहले यहाँ पे आएगा ग्लोबुलर, देन उसके बाद हर्ट शेप एंड देन उसके बाद यहाँ पे टोरपेडो। ठीक है। ये हमारी 3 एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारी स्टेजेस है वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। द सेल ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर डिवाइड इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन टू फॉर्म ए ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो विद सेवरल टायर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एम्ब्रियो प्रॉपर का जो हमारा टर्मिनल सेल था, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियोनिक प्रॉपर यहाँ पे जो सेल्स होंगे वे हमारे डिवाइड होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे एक ग्लोबुलर स्टेज की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है एम्ब्रियो प्रॉपर वाला, वहां पे हमारे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये कैसे होती है कि जो हमारे टर्मिनल सेल्स है ना उसके अंदर हमारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, जिससे हमारे यहाँ पे सेवरल टायर्स बन जाते हैं, यानी कि हमारे इनर सेल्स होंगे, उसके ऊपर एक और लेयर होगी, उसके ऊपर हमारी अलग लेयर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टायर्स बन जाते हैं सेल्स के। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है। सेल डिवीजन प्लेन इन द आउटर लेयर ऑफ द सेल बिकम रिस्ट्रिक्टेड एंड दिस लेयर कॉल्ड द प्रोटोड्रम। अब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोड्रम। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है वो हमारी कौन सा होती है, प्रोटो लेयर, प्रोटोड्रम। देन उसके बाद है रेडियल पैटर्निंग इमर्जेस एज द ग्लोबुलर स्टेज एज द 3 टिश्यू सिस्टम डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर ऑफ द प्लांट आर इनिशिएटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टायर बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे सेल्स है ना उनको हम 3 अलग अलग टिश्यू सिस्टम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो हमारी यहाँ पे लेयर होती है वो होती है डर्मल लेयर, जो कि हमारे प्रोटोड्रम से बनेगी। ठीक है। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, यहाँ पे नेक्स्ट लेयर कौन सी आएगी, ग्राउंड टिश्यूज की। देन उसके बाद यहाँ पे आती है वेस्कुलर टिश्यूज की। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो कि हमारी प्रोटोड्रम से बनी है, कौन सी होगी, डर्मल लेयर। तो जो यहाँ पे हमारी डर्मल लेयर है ना वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, द डर्मल टिश्यू एपिडर्मिस। ये जो हमारे डर्मल टिश्यू होंगे ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एपिडर्मिस की। विल फॉर्म फ्रॉम द प्रोटोड्रम एंड कंट्रीब्यूट टू द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट। और जो ये हमारी डर्मल लेयर होगी
ठीक है, ये हमारी किससे बनी है, प्रोटोडर्म से बनी है, और ये हमारी क्या बनाती है, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारी एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू जो होंगे, जो कि हमारे बीच वाली जो लेयर है, ठीक है, ये जो ग्राउंड लेयर होगी, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्राउंड टिश्यू, कोटेक्स एंड पिथ, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोटेक्स एंड पिथ की, फॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम विच लाइज बिनीथ द प्रोटोडर्म, और ये हमारे प्रोटोडर्म के नीचे हमारे मिलेंगे। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे कौन सी आती है, प्रोकैम्बियम, द प्रोकैम्बियम which form at the core of the embryo which give rise to the vascular tissue xylem and phloem which will function in sport and transport, और जो यहाँ पे हमारे बिल्कुल मिडिल में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैम्बियम या फिर वेस्कुलर लेयर, जो कि हमारे जो वेस्कुलर टिश्यूज होंगे जाइलम एंड फ्लोएम उनकी हमारी फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये हमारे किसके काम आते हैं, स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, जो भी फूड या फिर वाटर है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो प्लांट है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, the differentiation of each tissue system is at least partially independent। अब क्या होता है कि जो ये हमारे डिफरेंट हम टिश्यू सिस्टम बता रहे हैं, जो कि हमारे प्रोटोडर्म हो गया, ग्राउंड लेयर होगी, या फिर जो प्रोकैम्बियम होगी, इनकी जो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है ना, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, कंप्लीटली हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, लेकिन पार्शियली वे हमारे इंडिपेंडेंट होती है, वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम एक जो हमारे टिश्यू सिस्टम है, अगर उसके अंदर हम कोई इनिबिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि हमारे वहां पे सेल डिवीजन कंटिन्यू आगे नहीं चल रही, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे बाकी के सेल्स है, जो हमारे बाकी के सिस्टम है, उनके अंदर भी यहाँ पे इनिबिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रोटोडर्म के अंदर यहाँ पे कोई हम इनिबिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो ग्राउंड लेयर या फिर जो प्रोकैम्बियम वाले हैं उनकी भी हमारे यहाँ पे इनिबिशन होगी, पार्शली यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे ये रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अपने आप से भी सेल डिवीजन कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये ऐसा जरूर है कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी, इम्प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, द ग्लोबुलर शेप ऑफ एम्ब्रियो इज लॉस्ट एज द कोटिलिडन फर्स्ट लीव बिगिन टू फॉर्म। अब क्या है कि जो यहाँ पे हमारी ग्लोबुलर शेप होती है ना एम्ब्रियो की, जो हमारी ग्लोबुलर शेप थी, ठीक है, ये हमारी जब यहाँ पे हमारे फर्स्ट कोटिलिडन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर जिसको हम फर्स्ट लीफ भी बोलते हैं, तो जैसे ही हमारी यहाँ पे कोटिलिडन की फॉर्मेशन होती है, तो जो यहाँ पे ग्लोबुलर शेप होगी ना, वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी, और वो हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हर्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, यानी कि ग्लोबुलर के बाद हमारे यहाँ पे कौन सी आएगी, हर्ट स्टेज आएगी। अगर हम डाइकोट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, डाइकोट है टू कोटिलिडन विच गिव द एम्ब्रियो ए हर्ट शेप अपीयरेंस एज दे फॉर्म। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे डाइकोट की बात कर रहे हैं, तो डाइकोट के अंदर क्या होता है कि हमारे क्योंकि दो कोटिलिडन होंगे, एक हमारा ये कोटिलिडन हो गया, एक हमारा ये कोटिलिडन हो गया, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एम्ब्रियो को एक हर्ट शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हर्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इन मोनोकोट सच एज मेज ओनली ए सिंगल कोटोनेट इमर्जेस। और अगर हम यहाँ पे मोनोकोट की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही कोटिलिडन हमें देखने को मिलता है, इसीलिए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकोट बोल रहे हैं, मोनोकोटिलिडन। ठीक है, और डाइकोट के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारी हर्ट शेप स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद है द हार्मोन ऑक्सिन प्ले ए की रोल इन एस्टेब्लिशिंग द एपिकल बेसल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। अब जो यहाँ पे हमारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके अंदर हमारे जो एपिकल बेसल एक्सिस की जो फॉर्मेशन होती है या फिर जो उसकी डिटर्मिनेशन होती है, तो उसके अंदर हमारा जो सबसे मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है वो होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऑक्सिन के ऊपर ही हमारे यहाँ पे सोलली डिपेंड हो गया एपिकल बेसल एक्सिस, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ऑक्सिन होता है वो हमारा एक मेजर रोल यहाँ पे जरूर प्ले करेगा एपिकल बेसल एक्सिस फॉर्मेशन के अंदर। Early in the embryogenesis, the family of the pin formed pin auxin efflux carrier are asymmetrically distributed। इनिशियली यहाँ पे जब हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस चल रही थी, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारा पिन ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर होता है वो हमारा एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है, और उसी एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंट एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, एपिकल बेसल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। द पिनोइड PID प्रोटीन काइनेज एड इन एसिमेट्रिकल लोकलाइजेशन ऑफ द पिन प्रोटीन। और जो हम यहाँ पे यूं बोल रहे हैं ना कि हमारे जो पिन ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर की जो हमारी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हमारी किसकी वजह से होती है, पिनोइड प्रोटीन काइनेज की वजह से। जो हमारा यहाँ पे पिनोइड प्रोटीन काइनेज होगा वो हमारा क्या करता है, पिन ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर की हमारी एसिमेट्रिकल डिवीजन यहाँ पे करेगा। ठीक है, उसकी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे यहाँ पे एपिकल बेसल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है। एट द 4 cell stage, auxin move apically, but by the globular stage, efflux carrier direct the flow of the auxin to the hypophysis, which organize as the root meristem। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे 4 cell stage होती है, तो उस टाइम पे जो ऑक्सिन होगा ना वो हमारा एपिकली मूव करता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करता है जैसे हमारे यहाँ पे 4 cell stage होती है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे एफ्लिक्स कैरियर होंगे ना, वो हमारे क्या करेंगे, ऑक्सिन के फ्लो को वो कहाँ पे लेके जाएंगे, हाइपोफाइसिस के अंदर। यानी कि जब हमारी यहाँ पे 4 cell स्टेज थी, तो उस टाइम पे तो हमारा जो ऑक्सिन होगा वो हमारा कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमारे एपिकल सेल्स होंगे,
लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो हमारा कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, हाइपोफाइसिस रीजन के अंदर। और वहां पे वो क्या करेंगे, विच ऑर्गेनाइज एज द रूट मेरिस्टेम, और वहां पे वो क्या करते हैं, रूट मेरिस्टेम की यहाँ पे फॉर्मेशन करवाते हैं। Disruption of oxygen morphogenetic gradient either through the mutation or overexpression of PID allow oxygen to accumulate more apically and root development is abnormal or inhibited। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन मोर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट है अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे पीआईडी जो हमारा ग्रेडियंट था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कैरियर थे, अगर हम उनके अंदर कोई म्यूटेशन कर देते हैं, या फिर जैसे कि हमारा पीआईडी है जो पिनोइड हमारा यहाँ पे प्रोटीन काइनेज है, अगर हम उसकी यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, अलो ऑक्सीजन टू एक्यूमुलेट मोर एपिकली। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पीआईडी जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन काइनेज है अगर हम उसकी यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन करवा देते हैं या फिर उसके अंदर हमारी ओवर एक्सप्रेशन टाइप की कोई म्यूटेशन करवा देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पिन ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर होंगे वे हमारे ज्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा एपिकल सेल्स के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो रूट डेवलपमेंट होगी वो हमारी कैसी होती है, एबनॉर्मल या फिर इनहिबिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी रूट डेवलपमेंट होती है ना उसके अंदर हमारा जो ऑक्सीजन है ना वो हमारा मेजर रोल प्ले करेगा, और ऑक्सीजन हमारा सारा का सारा कहाँ पे चला गया, एपिकल रीजन के अंदर, जबकि वो मिलना हमें कहाँ पे चाहिए था, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कौन सा रीजन है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सेल्स और जो हमारे सस्पेंसर सेल्स है वो हमारे आपस में मिल रहे हैं, यानी कि मिडिल रीजन के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे चला गया, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे तो हमारा ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे जो रूट डेवलपमेंट होती है वो हमारी एबनॉर्मल या फिर इनहिबिटेड रहती है। द अरोबिडोप्सिस लीफी कोटिलिडन 1 LEC1 gene is necessary to maintain the suspensor early in the development, to specify cotyledon identity, to initiate maturation, and to prevent early germination of the seed. Its mutation will develop leaf like cotyledon। अब यहाँ पे क्या है कि एक हमारा यहाँ पे अरेबिडोप्सिस के अंदर हमारा एक जीन होता है लीफी कोटिलिडन 1 जीन, ठीक है, जिसको हम LEC1 जीन भी बोलते हैं, और ये हमारा किसके लिए जरूरी होता है, एक तो ये सस्पेंसर की ग्रोथ के लिए मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, दूसरा टू स्पेसिफाई कोटिलिडन, जो हमारे कोटिलिडन होंगे उनकी आइडेंटिटी के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके अलावा मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो हमारे यहाँ पे सीड्स होंगे उनकी अर्ली जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर इस जो हमारा लीफी कोटिलिडन 1 जीन है अगर उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे कोटिलिडन बनेंगे ना वो हमारे कैसे होते हैं, लीफ लाइक होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे जीन होता है सूट मेरिस्टेम लेस जीन, ठीक है, जिसको हम STM जीन भी बोलते हैं, इज फाउंड in the shoot meristem region and its mutation in the Arabidopsis failed to initiate a shoot meristem। एक हमारा यहाँ पे STM जीन है और इस जीन के अंदर अगर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में हमारे यहाँ पे शूट मेरिस्टेम की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कहाँ पे मिलता है, शूट मेरिस्टेम रीजन के अंदर होगा और वहां पे वो शूट मेरिस्टेम की डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एक और हमारा यहाँ पे जीन होता है होबिट जीन, ये क्या करता है, होबिट जीन इन Arabidopsis is important for root meristem development and its mutation affect the hypophysis derivatives and eliminate root meristem function। अब यहाँ पे हमारा एक और कौन सा होता है, होबिट जीन होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे रूट मेरिस्टेम के डेरिवेटिव्स होंगे या फिर उसकी जो डेवलपमेंट होगी उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। और अगर इसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे हाइपोफाइसिस यानी कि जो हमारे रूट मेरिस्टेम वाले जो हमारे डिफरेंट सेल्स होंगे या फिर जो डेरिवेटिव होंगे उनके फंक्शन को वो एलिमिनेट यानी कि इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरिस्टेम आर द क्लस्टर ऑफ सेल दैट अलो द बेसिक बॉडी पैटर्न एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस टू बी रिट्राइडेड एंड एक्सटेंडेड आफ्टर जर्मिनेशन। अब यह होता है कि हमारे जो मेरिस्टेम सेल होते हैं ना वो हमारे सेल्स का क्लस्टर होंगे जो कि हमारे बेसिक बॉडी पैटर्न के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, किस टाइम पे, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि हमारे मेरिस्टेम के अंदर हमें मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड टू गिव राइज टू वन डॉटर सेल दैट कंटिन्यूज टू बी मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर दैट डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने स्टेम सेल के अंदर पढ़ा था तो सिमिलर यहाँ पे भी यही रहेगा कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना वो हमारे सेल जब डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है और एक सेल तो हमारा क्या करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह एक फंक्शन करेगा और दूसरा सेल हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट होकर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। मेरिस्टेम्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जो हमारे यहाँ पे मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या थे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के हमारा एक क्लस्टर था, ठीक है, तो जो हमारे मेरिस्टेम होते हैं ना वो हमारे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। पहला यहाँ पे होता है एपिकल, देन लेटरल, देन इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम ऑकर एट द ग्रोविंग शूट एंड रूट टिप्स। और जो यहाँ पे हमारे एपिकल सेल्स होंगे ना वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे शूट और रूट टिप्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है एपिकल मेरिस्टेम ऑकर एट द ग्रोविंग शूट एंड रूट टिप्स। अभी जैसे हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं,
जो हमारे ग्रोविंग रूट और शूट टिप्स होंगे। द शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ना, वो हमारे क्या करेंगे, जो हमारे शूट रीजन होंगे उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि यहाँ पे स्टेम है, लीव्स है, या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उनकी वो फॉर्मेशन करते हैं। इन एंजियोस्पर्म शूट एपिकल मेरिस्टेम आर कंपोज्ड ऑफ up to 3 layers of cells labeled L1, L2 and L3 on the plant surface। अब अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर हमारी यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर्स होंगी और उनको हम क्या डिनोट करते हैं, L1, L2 एंड L3। पोलन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द L2। और अगर हम यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो पोलन हमारे कहां से बनते हैं, L2 रीजन से। म्यूटेशन इन द एरोबिडोप्सिस क्लेवेटा CLV जीन फॉर एग्जांपल लीड्स टू इंक्रीज मेरिस्टेम साइज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्गन। अब यहाँ पे अगर हम अरेबिडोप्सिस की बात कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमारे यहाँ पे जो क्लेवेटा जीन है अगर उसके अंदर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारी जो मेरिस्टेम साइज होगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2 एंड क्लेवेटा 3 ऑल लिमिट द नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल इन बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेरिस्टेम। अब जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट क्लेवेटा जीन्स होते हैं, क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2 एंड क्लेवेटा 3, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे मेंटेन करके रखेंगे किनके नंबर को, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स के। ठीक है, अब ना आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, ठीक है, अगर हम यूं कह रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के हमारे नंबर को हम यहाँ पे कंट्रोल करके चल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है ना, जो हमारे यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है, उसका जो साइज होगा ना वो हमारा क्या हो जाता है, मेंटेन यानी कि रिड्यूस रहेगा। ठीक है, अगर हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अगर हमारे यहाँ पे नंबर कम होते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम का साइज है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। क्लेवेटा 1 is a serine threonine kinase that along with the receptor like transmembrane clavata 2 protein form a receptor for clavata 3। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 होते हैं ना, ये हमारे क्या करेंगे, ये एक रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, किसके लिए, क्लेवेटा 3 के लिए। ठीक है, which is localized in the extracellular space between cell layer of the meristem। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे लोकलाइज होते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगा सेल लेयर के बीच में, वहां पे। ठीक है, क्लेवेटा 3 restricts its own domain of the expression to the central zone by preventing the differentiation of the surrounding cells। Poltergeist, pole and Bussel are redundant in function and appear to keep the genes in an undifferentiated state। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एक वस्टल जीन होता है, ये हमारा क्या करेगा, या फिर इसके साथ हमारा जो पोल्टरजिस्ट जो हमारा यहाँ पे जीन होगा, मेजर यहाँ पे वस्टल जीन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारा वस्टल जीन होता है ना वो हमारा क्या करता है, जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, ठीक है, जिन सेल की यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा वस्टल जीन होगा वो सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अगर हमारे ज्यादा हो रहे हैं, अभी जैसे कि अगर मैं वस्टल जीन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कर रहा है, जो सेल्स है उनको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रख रहा है, तो यानी कि हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की यहाँ पे ये नंबर को बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कि जो वस्टल जीन होगा ना, ठीक है, वस्ट जीन, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है उनके नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करता है, क्योंकि ये इनको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रख रहा है, इनकी डिफरेंशिएशन ये नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे अगर वस्टल जीन हमारा ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो उस केस में जो सेल्स होंगे वे हमारे अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो साइज होगा, एपिकल मेरिस्टेम का साइज होगा, वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे वो डायरेक्टली हमारे जो एपिकल मेरिस्टेम का साइज है उसके ऊपर हमारे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के नंबर हमारे इंक्रीज होंगे तो जो स्टेम साइज होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो क्लेवेटा जीन्स और जो हमारे वस्टल जीन है, अगर हम उनके फंक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वे किस तरीके से यहाँ पे जो सेम साइज होगा, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो साइज होगा, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम साइज की, सूट एपिकल मेरिस्टेम साइज की, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, CLV यानी कि क्लेवेटा सिग्नलिंग पाथवे इज प्रपोज्ड टू नेगेटिवली फीडबैक ऑन वस एक्सप्रेशन टू कंट्रोल द साइज ऑफ द मेरिस्टेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो जीन हमारे मेजरली काम करते हैं, एक हमारे क्लेवेटा और एक हमारे यहाँ पे होता है वस्टल जीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे क्लेवेटा जीन होते हैं ना वो हमारे नेगेटिवली फीडबैक यानी कि नेगेटिवली रेगुलेट करेंगे किसको, वस जीन को, यानी कि हमारे जो क्लेवेटा है ना वो हमारे क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे वस जीन की एक्सप्रेशन को। और जो हमारा वस जीन था वो हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा सेम साइज होगा, या फिर अगर हम एपिकल साइज की बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर हम
स्टेम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे विषजन की एक्सप्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है तो उस टाइम पे जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा उसका साइज भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के नंबर को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो सेम साइज होगा यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम साइज होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा क्लेवेटा जीन की एक्सप्रेशन ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा बस जीन होगा वो हमारा कम बढ़ेगा, और अगर ये कम बढ़ेगा तो जो सेम साइज होगा वो भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे क्लेवेटा यहाँ पे कम है तो उस केस में जो हमारे वस्टल जीन की एक्सप्रेशन है वो हमारी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सैम का जो साइज होगा वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे रेगुलेट करते हैं इसको। द क्लेवेटा 3 जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेल ऑफ द L1 एंड L2 लेयर इन द सेंट्रल जोन ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जो यहाँ पे हमारा क्लेवेटा 3 होता है ना, वो हमारा कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, जो हमारा L1 और L2 लेयर होगी। जैसे हमने बताया था ना कि हमारे यहाँ पे जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उसके हमारे 3 लेयर होती है, L1, L2 एंड L3। तो जो हमारा क्लेवेटा 3 होगा वो हमारे कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, जो हमारी L1 और L2 लेयर होगी। ठीक है, जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर होगी। जो हमारी L3 लेयर है ना वो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्लेवेटा 3 है वो हमारा L1 और L2 के अंदर हमारा एक्सप्रेस हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट क्लेवेटा 1 इज एक्सप्रेस्ड इन डीपर लेयर विद इन सेंट्रल जोन इन द L3 लेयर एज इज द वस्ट जीन। और जो हमारा यहाँ पे क्लेवेटा 1 होता है वो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस होता है L3 लेयर के अंदर, जहाँ पे हमारा वस्ट जीन भी एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्लेवेटा 1 है ना, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे CLV1 एंड 2 दिखाया ना हमने, तो ये हमारा क्या है कि जो हमारे क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे एक हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे क्लेवेटा 1 एंड 2 होंगे ना, वे हमारे कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारी L3 लेयर होगी, और वहीं पे हमें क्या मिलेगा, जो हमारा वस्टल जीन होगा वो भी हमें वहीं पे मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहता है, क्लेवेटा 3 प्रोटीन डिफ्यूज इनटू द L1 सेल्स and bind to the receptor domain of the clavata 1 to activate its kinase domain to initiate a signal that suppress the WUS gene transcription। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे क्लेवेटा 3 है ये हमारा बाइंड करेगा किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे क्लेवेटा 1 होगा। ठीक है, वहां पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डाइमर की फॉर्मेशन होती है क्लेवेटा 1 एंड 2 की। इनकी यहाँ पे जब डाइमराइजेशन हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे रिप्रेस करेंगे किसको, WUS जीन की एक्सप्रेशन को। ठीक है, WS WUS जीन, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन को ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेस कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है वे हमारे डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे हमने यहाँ पे बताया है, क्लेवेटा 3 प्रोटीन कंट्रोल द साइज ऑफ द स्टेम सेल पॉपुलेशन इन द सूट एपेक्स बाय नेगेटिवली रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द WUS इन द L3 लेयर। ये क्या कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे जो स्टेम सेल पॉपुलेशन होगी यानी कि जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, जो हमारा WUS जीन है ना वो हमारा क्या कर रहा है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रख रहा है, उनकी डिफरेंशिएशन ये नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्लेवेटा 3 को अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करवा देते हैं तो वो क्या करवाएगा, जो हमारा क्लेवेटा 1 एंड 2 होगा उसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि हमारा WUS जीन यहाँ पे नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे वे हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डिफरेंशिएटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सैम साइज होगा, जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम साइज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है when clavata 1 and clavata 3 is knocked out of the mutation। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर दिया, जो हमने क्लेवेटा 3 और क्लेवेटा 2 है, अगर हम यहाँ पे उसको नॉकड आउट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा वस्टल जीन की एक्सप्रेशन होगी वो हमारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्लेवेटा 2 और क्लेवेटा 1 है ना वो हमारे क्या कर रहे हैं, वस्टल जीन की एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर हमारे ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे इनहिबिट हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा वस्टल जीन की एक्सप्रेशन होगी वो हमारी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे स्टेम सेल पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सैम साइज होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया है, एंड द नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल एक्सपेंड, जिसकी वजह से जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के नंबर होंगे वे हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, WUS एक्सप्रेशन प्रमोट क्लेवेटा 3 एक्सप्रेशन व्हिच इन टर्न एक्सप्रेस द WUS एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे WUS एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे WUS जीन की एक्सप्रेशन जो है वो हमारी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो हमारे क्या करेंगे, वो हमारे जो क्लेवेटा 3 है ना उसकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे क्लेवेटा 3 जीन की एक्सप्रेशन हमारी इंक्रीज होगी तो वो हमारे क्या करेंगे, ये फिर से हमारी जो WUS जीन की एक्सप्रेशन है उसको इनहिबिट करेंगे क्लेवेटा 1 एंड 2 के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक लूप बनता है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो हमारा WUS जीन है ना वो अपनी ही एक्सप्रेशन को यहाँ पे इनहिबिट करेगा, किसके थ्रू, क्लेवेटा 3 के थ्रू। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे क्लेवेटा 3 की एक्सप्रेशन हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे स्टेम सेल्स है उनकी हमारी डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक पाथवे को बना के चलते हैं तो पाथवे हमारा यहाँ पे कैसा बन रहा है कि जो हमारे क्लेवेटा 3 है, ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे एक्सप्रेस करवाएंगे किसको,
जो हमारे क्लेवेटा 1 एंड क्लेवेटा 2 होंगे, ठीक है। और ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे वस जीन है उनकी एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेंगे। लेकिन जो हमारा वस जीन है वही हमारा क्या कर रहा है, वापस से जाके जो हमारा क्लेवेटा 3 होगी उसके एक्सप्रेशन को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हमारा लूप बन जाता है जो कि हमारे जो स्टेम सेल पॉपुलेशन है उनके नंबर को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है, या फिर हम यूज कह सकते हैं कि जो हमारा सेम साइज होगा उसको मेंटेन करके रखते हैं। Thus, the meristem has a sensitive feedback mechanism for controlling the size of the stem cell population, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फ्लावर डेवलपमेंट रहती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सेपल हो गया, पेटल हो गया, या फिर जो हमारे स्टेमन और कार्पल रहते हैं उनकी यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन अरेबिडोप्सिस लीफी एपिटेला 1 एंड कॉलीफ्लावर आर फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे अरेबिडोप्सिस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे लीफी एपिटेला 1 और कॉलीफ्लावर जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स रहेंगी, जो कि हमारे फ्लोरल डायग्राम के अंदर जो हमारे मेरिस्टेम है उनकी जो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनकी आइडेंटिटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम टू ए फ्लोरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के एक्सप्रेशन के लिए ये जो हमारे जीन्स है इनका होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीफी म्यूटेंट टेंड टू फॉर्म लीफी शूट इन द एक्सिल्स वेयर फ्लावर फ्रॉम द वाइल्ड टाइप प्लांट, दे आर अनेबल टू मेक द ट्रांजिशन टू द फ्लोरल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लीफी मूवमेंट अगर ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे फ्लोरल डेवलपमेंट है वो हमारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर रह जाएगी, हमारी फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इफ लीफी इज ओवर एक्सप्रेस्ड फ्लावर अकर अर्ली। और अगर हमारा जो लीफी जीन है अगर वो हमारा ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो फ्लावर्स है वो हमारे अर्ली स्टेज में ही आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे लीफी के अंदर हमारी लीफी जीन की अगर हमारी म्यूटेशन हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा फ्लावर यहाँ पे बनेगा ही नहीं, और अगर हमारा लीफी ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो वहां पे हमारे जो फ्लावरिंग है वो अर्ली स्टेज में ही आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट जीन्स होते हैं वो हमारे होते हैं 3 क्लासेस A, B and C of organ identity genes are necessary to specify the 4 wall of floral leaf। जो हमारा फ्लोरल ऑर्गन होते हैं ना, फ्लोरल ऑर्गन के अंदर हमारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि हमारे हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, ठीक है, एंड कार्पल, हम इनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, फ्लोरल ऑर्गन होते हैं। और इनकी आइडेंटिटी के लिए हमारे यहाँ पे 3 क्लासेस होती है किसकी, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की। जो हमारे फ्लोरल ऑर्गन है ना इनके लिए हमारे कौन होते हैं यहाँ पे, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। और ये हमारे जो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है उनकी हमारी 3 क्लासेस होती है। वो कौन कौन सी होगी, एक होगी A, एक होगी B, एक होगी हमारी यहाँ पे C, ठीक है। दे आर द होम्योटिक जीन। जो हमारे ये हमने अलग अलग क्लास बताई है ना, ये हमारे होम्योटिक जीन्स होते हैं। एंड इंक्लूड AP2, AP2 का मतलब हो गया एपिटेला 2, ठीक है, एगामस, AP3, पिस्टुलेटा इन एरोबिडोप्सिस। जो हमारे ये हमने बताया ना ऑर्गन आइडेंटिटी जीन होते हैं उनकी हमारी 3 क्लासेस होंगी। और इन क्लासेस के अंदर हमारे कौन कौन से जीन्स होते हैं, वे हमारे होंगे एपिटेला 2, एगामस, एपिटेला 3 एंड पिस्टुलेटा। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 1 की, जो हमारी क्लास A है, ठीक है, तो क्लास A के अंदर हमारे कौन कौन से जीन आएंगे, क्लास A के अंदर हमारे आते हैं यहाँ पे एपिटेला 2, यहाँ पे कौन आएगा हमारा एपिटेला 2। और ये हमारा क्या करता है, जो हमारे सेपल की डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करता है। ये हमारे किसकी डेवलपमेंट करवाएगा, सेपल्स की, ठीक है। और ये हमारे कौन से हो गए, क्लास A। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं क्लास B, ठीक है। और क्लास B के अंदर हमारे कौन कौन से जीन्स आएंगे यहाँ पे, उसके अंदर आते हैं हमारे एपिटेला 3 एंड PI। यहाँ पे कौन से आएंगे हमारे एपिटेला 3 एंड PI, PI का मतलब पिस्टुलेटा, ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे क्लास A के साथ मिलके यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट करवाते हैं पेटल्स की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे क्लास A प्लस क्लास B होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट होगी पेटल्स की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, क्लास B एंड क्लास C। अब यहाँ पे हमारी थर्ड कौन सी क्लास आती है, क्लास C। और क्लास C के अंदर हमारे कौन से जीन आएंगे, एगेमस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्लास B प्लस जो हमारे क्लास C होंगे वे हमारे किसकी डेवलपमेंट करवाते हैं, जो हमारे क्लास C है ये दोनों मिलके यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट करवाते हैं स्टेमन्स की, ठीक है। और जो हमारा क्लास C होगा अगर हम उसको अकेला छोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या करवाएगा, यहाँ पे क्लास C जीन अलोन स्पेसिफाई द कार्पल फॉर्मेशन। और ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, कार्पल की। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लास A है
अगर वो हमारा अकेला है तो वो किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, सेपल की। अगर वो बी के साथ है तो वो किसकी करवाएगा, पेटल की। अगर हमारा बी सी के साथ है तो वो किसकी कराएगा, स्टेमन की। और अगर हमारा सी अकेला ही है, अगेमस अकेला ही है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करवाता है, कार्पल की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए एक डायग्राम बना के चलते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमारा ए वाले है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे चार हमारे वॉल्स होते हैं, एक हमारा सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। अगर हमारा ए अकेला ही है तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, सेपल की। अगर हमारा ए और बी इकट्ठे हैं तो वो किसकी करवाएगा, पेटल की। अगर हमारा बी और सी दोनों इकट्ठे हैं तो वो किसकी करवाएंगे, स्टेमन की। और अगर हमारा सी अगर यहाँ पे अकेला रहेगा तो वो किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, कार्पल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे चार वॉल्स की फॉर्मेशन होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एबीसी मॉडल, क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग क्लास है और ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे फ्लोरल है, फ्लोरल डायग्राम के अंदर हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन आइडेंटिटी है, उनको ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं तो एक और हमारा यहाँ पे मॉडल होता है एबीसीडी। ठीक है, अभी जैसे हमने एबीसी मॉडल पढ़ा ना, तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और मॉडल होता है एबीसीडी। ठीक है, तो उसके अंदर हम डी जीन को भी यहाँ पे, जो हमारे डी क्लास के जीन होंगे उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्लास डी जीन आर नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड दैट स्पेसिफाई रेगुलेट दैट ओवल डेवलपमेंट। और जो हमारे यहाँ पे डी जीन होगा ना, क्लास डी जो जीन होगा, वो हमारा किसकी डेवलपमेंट करता है, ये हमारा करवाता है यहाँ पे ओवल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे फ्लोरल डायग्राम है ना, फ्लोरल डायग्राम में जैसे कि अगर हम यहाँ पे कार्पल की बात करें तो वहां पे तो हमारे ये तीन ही है, लेकिन अगर हम उसको फर्दर और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे हमारा जो ओव्यूल डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, क्लास डी जीन। ठीक है, व्हेन ऑल ऑफ दीज होम्योटिक जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द डेवलपिंग फ्लावर, फ्लोरल पार्ट बिकम लीफ लाइक। और जो हमारे ये तीन अलग अलग हमने जो जीन्स बताए हैं ना, अगर हमारे इनमें से कोई भी हमारा एक्सप्रेस ना हो, ना ही हमारा यहाँ पे ए एक्सप्रेस हो, ना बी एक्सप्रेस हो, ना सी एक्सप्रेस हो, तो उस केस में हमारे यहाँ पे कोई भी फ्लावर पार्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी और हमारे यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फोर्थ क्लास ऑफ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, एक और हमारी यहाँ पे क्लास आती है, ये हमारी फोर्थ क्लास में होगी, एक और हमारी यहाँ पे क्लास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपिलेटा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ए बी सी डी, और ये तो हमारे चारों हो गए। उसके अलावा यहाँ पे हमारी एक और क्लास आती है ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपिलेटा। और ये हमारी क्या करती है, हैज बीन डिस्कवर्ड व्हिच कैन कन्वर्ट ए लीफ इनटू पेटल व्हेन एक्टिवली एक्सप्रेस्ड इन द लीफ। और अगर हमारे जो सेपिलेटा है, अगर वो हमारा लीव्स के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता है तो वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करवाता है, पेटल्स की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है कि अगर हमारा सेपिलेटा एक्सप्रेस हो जाता है लीव्स के अंदर तो वो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, पेटल्स की। उसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ सेपिलेटा फंक्शन फ्लावर बिकम वॉल ऑफ सेपल्स। और अगर हमारा सेपरेटा प्रेजेंट ही ना हो तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे फ्लावर पार्ट है वो हमारे सिर्फ एक ही हमारी यहाँ पे ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, वो हमारा कौन सा होगा, सेपल। ठीक है, यानी कि अगर हम सेपलेटा को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, अगर हम सेपलेटा को एक्सप्रेस करवा रहे हैं कहाँ पे, जो हमारे लीफ रीजन है वहां पे, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, पेटल्स की। ठीक है, और अगर हमारे सेपलेटा को हम एक्सप्रेस करवा ही नहीं रही तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे फ्लावर पार्ट है उसके अंदर हमारे जो फ्लोरल ऑर्गन्स है, किसी भी हमारे फ्लोरल ऑर्गन यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ एक ही हमारे ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, वो भी सिर्फ सेपल की। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो डिफरेंट म्यूटेशन केस आते हैं हमारे एबीसी के अंदर, अगर हम उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एपिटेला 2 की अगर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, एपिटेला 2 किसके अंदर आ रहा था, हमारा जो भी हमारा यहाँ पे क्लास ए था। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा क्लास ए के जो हमारे जीन्स होंगे वे हमारे रिप्रेस करते हैं क्लास 3 के जो हमारे सी के जीन होंगे। ठीक है, और जो हमारा क्लास सी है वो हमारा रिप्रेस करता है क्लास ए को। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि इस केस के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा एपिटेला 2 है ना उसको हमने क्या कर दिया, म्यूटेटेड कर दिया। अगर हमारा यहाँ पे क्लास ए हमारी म्यूटेटेड हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारी यहाँ पे नहीं बनेगी, और अगर ये यहाँ पे नहीं बनेगी तो उस केस में यहाँ पे एक्सप्रेस कौन होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला जो यहाँ पे हमारे चार अलग अलग हो गए ना, 1 2 3 4 हमारे अलग अलग यहाँ पे वोल्स हो गए। तो जो हमारा फर्स्ट वाला वोल है वहां पे हमारा कौन होता था, फर्स्ट और 2 के अंदर, यहाँ पे हमारा क्लास ए वाले यानी कि जो हमारे एपिटेला 2 होते थे वे हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होते थे। लेकिन अगर हम इसके अंदर यहाँ पे म्यूटेशन कर देते हैं तो यानी कि हमारा क्लास ए यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और अगर हमारा क्लास ए यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा एक्सप्रेस कौन होगा, क्लास सी वाले। ठीक है, ए की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे सी आ गया। और अगर जब यहाँ पे अगर हम अब जो हमारा फ्लोरल यहाँ पे बनेगा, रिजल्ट जो हमारा आएगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो वोल है वहां पे हमारा कौन है, अकेला सी है, ए तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन हुआ, सिर्फ सी हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्गन बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कार्पल। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा वोल किसका आएगा, बी और सी यहाँ पे है तो इसीलिए यहाँ पे स्टेमन, देन फिर से यहाँ पे स्टेमन, और देन फिर से यहाँ पे कार्पल आ गया। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे वोल आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, कार्पल
स्टेमन, स्टेमन कार्पल, ठीक है, CSSC। देन उसके बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे बी वाले जो हमारे जीन्स थे क्लास बी के, ठीक है, बी जो है ना वो हमारा किसी को भी इनहिबिट या फिर ना किसी को इनहेंस कर रहा है ना किसी को इनहिबिट कर रहा है, वो अपने आप में अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे क्लास बी जीन के अंदर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, जैसे कि हमारा एपिटेला 3, ठीक है, या फिर जो हमारा यहाँ पे पिस्टिलेटा था, अगर उसके अंदर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बी वाले थे, बी वाले हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो गए। और अगर हमारे ये वाले यहाँ पे इनहिबिट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला बोर्ड है वहां पे हमारा सिर्फ ए है, सेकंड के अंदर भी हमारा ए है, थर्ड के अंदर हमारा सिर्फ सी होगा, और जो हमारा फोर्थ है वहां पे भी हमारा सिर्फ सी होगा। तो यानी कि हमारे पहले दोनों कौन से हो जाएंगे, सेपल, देन उसके बाद लास्ट वाले दोनों कौन से हो जाएंगे, कार्पल, यानी कि सेपल, सेपल एंड कार्पल एंड कार्पल। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे क्लास सी के जीन है, सी में हमारा कौन आएगा, एगामस आएगा। अगर हम उसको यहाँ पे म्यूटेटेड कर देते हैं तो यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो सी है, सी की जगह हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा, ठीक है। तो फिर से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा वोल होगा वहां पे हमारा सेपल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला हमारा ए है, देन उसके बाद ए एंड बी यानी कि पेटल, ए एंड बी यानी कि पेटल, और यहाँ पे फिर से हमारा सिर्फ सेपल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे सी वाले में अगर हमारी म्यूटेशन हो रही है ना क्लास सी के अंदर, ठीक है, तो क्लास सी में जब हमारी म्यूटेशन होगी तो जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे जैसे कि स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा, उनमें से हमारी किसी की भी फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर हमारे जो क्लास ए है अगर उसकी हमारी म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में सिर्फ हमारे जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उन्हीं की हमारी फॉर्मेशन होगी, जो हमारे सेपल और पेटल है उनकी वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये केसेस आप याद रख सकते हो। और ये भी आप याद रखना है कि जो हमारी क्लास डी है वो हमारे ओव्यूल के लिए हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे डायग्राम रहता है, ठीक है। ये हमारा जो पाथवे है, ये हमारा पाथवे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से जब हमारी वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज में हम मूवमेंट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है, जो प्लांट है वो हमारा वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा था, तो कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट जीन्स रहते हैं जो कि हमारे इनहिबिट या फिर हमारे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हम यहाँ पे वेजिटेटिव फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारी वेजिटेटिव स्टेज है, और ये हमारी इंक्रीज होती हुई लास्ट स्टेज हमारी कौन सी आती है, यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज आती है, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज थी, जब बिल्कुल हमारे यहाँ पे इनिशियल स्टेज थी, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस होता है mRNA MIR 156, ठीक है। अब ये चीज ना आपको याद में रखनी है कि जो हमारा MIR 156 है वो हमारा वेजिटेटिव फेज के अंदर हमारा एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये MIR 156 होता है ये हमारा क्या करता है, इनहिबिट करता है सेपलेटा 9 एंड सेपलेटा 15 को। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सेपलेटा 3, 4 एंड 5 है उनको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे एज इंक्रीज होती जाती है तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो जो हमारे यहाँ पे MIR 56 होगा, 156 होगा, ये हमारा क्या होगा, इसकी हमारी एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा कम अमाउंट में बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये हमारा कम होगा तो यानी कि जो हमारे सेपलेटा 9, 15, 3, 4, 5 ये हमारे एक्सप्रेस होना स्टार्ट होंगे, इनकी हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो MIR 156 है ना उसकी कंसंट्रेशन हमारी कम होना स्टार्ट होगी जैसे जैसे यहाँ पे एज इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे एज कम होते जाएगी तो उस टाइम पे हमारे जो सेपलेटा 9, 15, 3, 4, 5 ये हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पे सेपलेटा 9 होता है ना वो हमारा क्या करेगा, MIR 172 इसके एक्सप्रेशन हमारी इनहेंस करेगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे हम फ्लावरिंग स्टेज पे जाएंगे यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में हम स्टार्ट जाएंगे, वहां पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा 157 है ना वो हमारा एक्सप्रेस होना स्टार्ट होगा। यानी कि वेजिटेटिव फेज में हमारा कौन हो रहा था, MIR 156, और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हमारा कौन एक्सप्रेस होता है, MIR 172, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा MIR 172 होना है वो हमारा यहाँ पे रिप्लेस करता है किसको, एपिटेला 2, SMZ, SNZ, TOI1, TOI2 एंड TOI3, ठीक है, इनको ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। और जब यहाँ पे हमारे जो हमारे ये डिफरेंट हमने जीन्स बताए हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे रिप्लेस करते हैं FUL, लीफी एंड एपिटेला 1 को, ठीक है। और ये जो हमारे जीन्स थे ना ये हमारे डायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहे थे, फ्लावरिंग को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज आई है, ठीक है, तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होगा, क्योंकि हमारे जो MIR 156 है वो हमारे यहाँ पे कम बढ़ना स्टार्ट होगा, जिससे हमारे जो ये वाले जो हमारे सेपलेटा थे वे हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा MIR 172 था वो हमारा एक्सप्रेस होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे ये डिफरेंट जीन TOI1, TOI2, TOI3 या फिर SMZ या फिर SNZ है ये हमारे यहाँ पे रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन हमारी कम होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे
MIR 172 है ना, वो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ये हमारा एक्सप्रेस होगा तो ये हमारे यहाँ पे रिप्रेस होंगे, और अगर ये हमारे रिप्रेस होंगे, ये हमारे किसको रिप्रेस कर रहे थे, FUL, लीफी एंड FP1, ठीक है, या फिर जो हमारे FT, SOC1 एंड AGL 24, इनको ये क्या कर रहे थे, रिप्रेस कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हमारे यही यहाँ पे रिप्रेस हो जाते हैं तो उस केस में ये हमारे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारे क्या करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज को इनहेंस करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे सेपलेटा 3, 4 और 5 थे, ये भी क्या करते हैं, जो हमारे FT, SOC1 एंड AGL 24 उनको, या फिर जो हमारे FUL, लीफी या फिर एपिटला 1, इनको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज हमारी यहाँ पे इनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज के अंदर तो हमारा 156 था, वो हमारा क्या हो रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था। जब ये हमारा एक्सप्रेस हो रहा था तो जिसकी वजह से हमारे सेपरेटा यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से MIR 172 भी हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से जो हमारी डिफरेंट जीन है वो हमारे एक्सप्रेस हो रहे थे। और जब ये हमारे एक्सप्रेस होंगे तो फ्लावरिंग स्टेज हमारी इनहिबिट हो जाती है इन जीन्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे। और जब हमारी यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी इसकी 156 की हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे हमारे सेपलेटा की एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी, 172 की भी इंक्रीज होगी, और ये हमारे यहाँ पे रिप्रेस हो जाएंगे, जिससे कि हमारे जो डिफरेंट जीन है फ्लावरिंग के लिए वे हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे जो वेजिटेटिव फेज होती है तो उस टाइम पे हमारा जो 156 होगा वो हमारा फ्लावरिंग को यहाँ पे रिप्रेस करता है, और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो हमारा 172 होगा वो फ्लावरिंग को यहाँ पे इनहेंस करेगा। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे शुगर को भी ऐड कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या करता है, जो हमारा 156 है उसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हम फ्लावरिंग को, अर्ली फ्लावरिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डेवलपमेंटल बायो का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम बर्ड्स और मैमल्स के अंदर अर्ली डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायो से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।